एक कॉलोनी में नमिता और मीनू देवरानी जेठानी रहती हैं। नमिता का पति एक अच्छी जगह काम करता है तो वो बहुत अमीर है, जबकि मीनू का पति एक छोटी सी नौकरी करता है। मीनू की बेटी अनु एक सरकारी स्कूल में पढ़ती है। अनु स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। अनु बेटी, मैं अभी आकर तुम्हें नहलाती हूँ। नहीं माँ, मैं खुद से तैयार हो जाऊंगी। लंच में कुछ लेकर जाएगी? नहीं माँ, स्कूल में मिड डे मील मिलता तो है, वही खा लूंगी। ठीक है बेटी, मैं भी अब काम पर जा रही हूँ। नमिता किचन में खाना तैयार कर रही थी और उसका बेटा वंश अभी तक सोया हुआ था। वंश एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। वंश, वंश, गुड मॉर्निंग डियर। मम्मी, और सोने दो ना प्लीज। ओह, मैं तुम्हारा ब्रेकफास्ट रेडी कर चुकी हूँ और अब बस भी आने वाली है। मम्मा, ये रोज रोज स्कूल क्यों जाना पड़ता है? बातें नहीं, जल्दी उठो, मैं तुम्हें नहला देती हूँ। ठीक है मम्मा। नमिता ने वंश को अपने हाथ से ब्रश कराया और नहलाकर तैयार कर दिया। अपने हाथ से ब्रेकफास्ट कराकर एक सुंदर से लंच बॉक्स में अच्छा खाना पैक करके बैग में रख दिया। मम्मा, रोजाना इतना सारा खाना मत दिया करो आप। तुम चुपचाप से अपना खाना फिनिश करके आया करो। अब जल्दी करो, बस आ गई है। नमिता ने वंश को गले लगाया, बस में बैठा दिया। ध्यान से रहना बेटा और खाना खा लेना। नमिता घर के अंदर आ गई। मीनू दोपहर की तेज धूप में सर पर सामान उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रख रही थी, जबकि नमिता अपने आलीशान घर में एसी में लेटकर टीवी देख रही थी। जब अनु के स्कूल में खाना बटा तो वो जल्दी जल्दी खाना खाने लगी। जल्दी जल्दी ये खाना खा लेती हूँ, फिर टिफिन में बाकी खाना भी घर लेकर जाना है। अनु ने अपने टिफिन में दोबारा खाना लिया और घर ले जाने के लिए रख दिया, जबकि वंश के स्कूल में मम्मा से रोजाना बोलता हूँ कि इतना सारा खाना मैं कैसे खा सकता हूँ, लेकिन मम्मा फिर भी इतना सारा खाना देती है और फिनिश करने के लिए भी कहती है। अब रोज रोज ये खाना मुझे बाहर फेंकना होता है। वंश ने बचा हुआ सारा अच्छा खाना डस्टबिन में डाल दिया। स्कूल बस दरवाजे पर रुकी। नमिता पहले से ही वहाँ इंतजार कर रही थी। हाँ गया मेरा लाडला। और आज क्या क्या किया स्कूल में? मम्मा, स्कूल बोरिंग है। ओ मेरा बच्चा, कोई नहीं, शाम को मॉल चलेंगे तो तुम्हारा मन ठीक हो जाएगा। नमिता वंश को अंदर लेकर गई और उसके कपड़े चेंज करके उसे पीने के लिए शेक दिया और वीडियो गेम खेलने कमरे में भेज दिया। दूसरी ओर अनु तेज धूप में टूटी चप्पल पहनकर हाथ में एक थैला लेकर स्कूल से घर की तरफ आ रही थी। मेरी माँ भी कितनी मेहनत करती है, जब भी आती हूँ घर पर मिलती ही नहीं है। अनु जो स्कूल से खाना लेकर आई थी उसने वही खा लिया। शाम के समय नमिता अपने बेटे वंश के साथ बाहर खड़ी होकर कैब का इंतजार कर रही थी। अनु, मैं मॉल जा रहा हूँ। अच्छा, वहाँ क्या होता है? बहुत मस्ती करते हैं, खूब खाते पीते हैं और खिलौने नए कपड़े खरीदते हैं। मैं भी चलूं? क्या हुआ? सरकारी स्कूल को वहाँ परमिशन नहीं मिलती, क्योंकि वहाँ जाकर अंग्रेजी बोलनी पड़ती है जो मैं बोलता हूँ। वंश, तुम्हें कितनी बार मना किया है कि सरकारी स्कूल के 3rd क्लास बच्चों से दूर रहा करो। तब तक कैब भी आ गई और दोनों माँ बेटे उसमें बैठकर चले गए। अनु छोटी थी, उसको बहुत बुरा लगा, लेकिन तभी उसकी माँ ने अनु को अंदर बुलाया और उसे रोटी बनाकर दी। माँ, हम मॉल में क्यों नहीं जाते हैं? वहाँ इतना कुछ नहीं है, आजा, तू और मैं यहीं खेलेंगे। मीनू अपनी बेटी के साथ खेलती है और फिर खाना खाकर दोनों माँ बेटी सो जाते हैं। नमिता को अपने पैसे का और अपने बेटे का बहुत घमंड था, इसीलिए वो अपनी जेठानी मीनू को नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। आपकी बेटी मेरे घर क्यों आती है? छोटी बच्ची है, खेलने आ गई होगी। अपनी बच्ची को खुद से खिलौने दिलाओ, और हाँ, गुड्डे गुड़िया दिलाना। क्योंकि मेरा बेटा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है तो उसके खिलौने भी प्राइवेट जैसे हैं, जो किसी को समझ नहीं आएंगे। मैंने माना कि मेरी बेटी सरकारी स्कूल में पढ़ती है, हिंदी माध्यम में पढ़ती है, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं है ना कि इसे कुछ नहीं आता होगा। तुम किसी की गरीबी पर हंस सकती हो, लेकिन किसकी किस्मत कब बदल जाए इसका किसी को नहीं पता। किस्मत? तो तुम अब क्या कहना चाहती हो? कुछ नहीं। मतलब तुम अब कहना चाहती हो कि मुफ्त में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली तुम्हारी गंवार बेटी मेरे बेटे की बराबरी करेगी? नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? तुम्हारा बेटा भी मेरा ही बेटा है। ओ हेलो, मेरे बेटे के ऊपर मैं महीने का 20,000 रुपए खर्च करती हूँ। ठीक है, तुम मुझे माफ करो, आज के बाद अनु तुम्हारे घर नहीं आएगी। हाँ, वो सरकारी स्कूल वाली आनी भी नहीं चाहिए। ऐसे बच्चों के साथ मेरे बेटे का लेवल डाउन होता है। नमिता मीनू और अनु को उल्टा सीधा सुनाकर चली गई। माँ, आंटी हमेशा ऐसे बात क्यों करती है? कुछ नहीं बेटा, किसी किसी का व्यवहार होता है, तुम चिंता मत करो। मैं खराब स्कूल में पढ़ती हूँ क्या?
तुम्हें खुद के ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि स्कूल कोई भी हो, तुम पढ़ोगी तो सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है माँ, और तुम अब कभी वहाँ मत जाना। ठीक है माँ, मैं कभी नहीं जाऊंगी। सरकारी और प्राइवेट स्कूल दोनों की जिंदगी ऐसी ही चलती रही। फिर 8 साल बाद अब अनु बड़ी हो चुकी थी, लेकिन आज पूरी कॉलोनी वाले अनु को ढोल के साथ नाचते हुए घर ला रहे थे। अनु के गले में फूलों की माला थी। मीनू दरवाजे पर आरती का थाल लेकर बहुत खुशी से इंतजार कर रही थी, जबकि नमिता बहुत दुख के साथ वहां खड़ी थी। आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि तूने पूरे जिले में मेरा नाम रोशन कर दिया है। माँ, मैंने आपको वादा किया था ना कि मैं सरकारी स्कूल से ही पढ़कर 10वीं में टॉप करूंगी। हाँ मेरी बच्ची, आज मुझे तुझ पर गर्व हो रहा है। नमिता का बेटा वंश सारी सुख सुविधाओं के बाद भी 10वीं में फेल हो गया था, इसीलिए नमिता को अनु की खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इसीलिए नमिता अंदर चली गई। वंश, मैंने तुझे सारी चीजें दी, लेकिन तू पास भी नहीं हो सका, और वो सरकारी स्कूल वाली को देख, पूरे जिले में टॉप किया है। ओह लीव इट मामा, नेक्स्ट टाइम पास हो जाऊंगा। मतलब तुझे थोड़ा भी दुख नहीं है, शर्म नहीं है? बड़ी बड़ी बातें आप करती थी, इसीलिए शर्म आपको होनी चाहिए। वंश, तू माँ से बात करने की तमीज भूल गया। मेरा दिमाग मत खराब करो, मुझे पैसे दो, मैं दोस्तों के साथ पार्टी करने मॉल जा रहा हूँ। पार्टी? और वो भी फेल होने की? मम्मा, आप इशू क्रिएट कर रहे हो, ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है। नमिता अपना सर पकड़कर बैठ गई। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब वंश उसकी कोई भी बात नहीं सुनता था और घर से पैसे लेकर दोस्तों में उड़ाता था, और इस सब का परिणाम ये हुआ कि वंश अगली बार भी 10वीं में फेल हो गया। तू 2 बार फेल हुआ है तो कौन सा पहाड़ टूट गया? सोसाइटी में और कितनी बेइज्जती करवानी है मेरी? मैंने कभी बोला ही नहीं कि आप अपनी झूठी इज्जत मुझसे जोड़ कर रखो। ओह गॉड, मैं अब तुझे विदेश भेज दूंगी और वहाँ तुझे पढ़ना ही पड़ेगा। कम से कम मेरी इज्जत तो बचेगी। अच्छा है, फिर मैं और भी ज्यादा आजाद हो जाऊंगा। नमिता ने कनाडा के एक स्कूल में वंश का एडमिशन करा दिया, लेकिन उसने अपना व्यवहार अभी भी नहीं बदला था। वो सभी को नीचा दिखाती थी। वंश को विदेश गए 10 साल बीत चुके थे। नमिता उसे हर महीने पैसे भेज देती थी, लेकिन अब नमिता की तबीयत बहुत खराब हो गई। बार बार फोन करने के बाद भी वंश वापस नहीं आया और फोन उठाना भी बंद कर दिया। एक दिन नमिता बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी। तभी बाहर से अनु आई, जो अब डॉक्टर बन चुकी थी। आंटी, ये सरकारी स्कूल वाली लड़की आपके घर में आ सकती है या नहीं? हाँ, मैं आज ही यहाँ आई हूँ। अब यहाँ आकर पता चला कि आप बहुत बीमार हो, तो मैं आपका इलाज करने चली आई। मुझे माफ कर दो बेटी, मुझसे अतीत में बहुत भूल हुई है। मैंने तुम्हारा बहुत अपमान किया है। अरे कोई बात नहीं आंटी जी, मैं हमेशा यहीं रहूंगी और सभी की सेवा करूंगी। आज मुझे समझ आ गया कि स्कूल सरकारी या प्राइवेट होने से कुछ नहीं होता। शिक्षा और सुविधा के साथ साथ संस्कार भी बहुत जरूरी है, जो तुम्हारी माँ ने तुम्हें खूब दिए हैं। आंटी जी, अब दवाइयाँ खा लीजिए, नहीं तो देर हो जाएगी। हाँ बेटी, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं आंटी, मैं आज से आपकी भी बेटी हूँ और आपका भी खूब ध्यान रखूंगी। अनु अपनी माँ और नमिता के साथ खुशी खुशी रहने लगी। वो सभी का कम पैसों में इलाज करती थी और गरीबों की सेवा करती थी। सब लोग उससे बहुत खुश थे। पीहू 5 साल की एक छोटी बच्ची थी। पीहू पढ़ने में बहुत होशियार थी, लेकिन पीहू और बच्चों से बिल्कुल अलग थी। पीहू का रंग बेहद काला था, लेकिन उसके पिता सब जानते हुए भी उसे परी कहकर बुलाते थे। एक दिन की बात है, रोज की तरह पीहू अपने स्कूल में गई हुई थी। जैसे वो क्लासरूम में आई तो सभी बच्चे उसे चिढ़ाते हुए बोले, देखो देखो, काली माई आ गई। हे, काली माई आ गई। काली माई आ गई, काली माई आ गई। पीहू अपने दोस्तों से कहती है, बंटी, तुम मेरे आने पर मुझे काली काली कहकर क्यों बुलाते हो? मुझे इस नाम से नहीं बुलाया करो, मेरा नाम तो पीहू है। लेकिन पीहू, तुम्हारा रंग इतना काला है कि तुम काली माई लगती हो। लेकिन बंटी, मेरे पापा कहते हैं कि मैं तो परी जैसी लगती हूँ। अरे पीहू, कभी परी भी काली होती है जो तुम परी लगोगी। अरे तुम तो काली परी लगती हो, काली परी। पीहू अपना सर झुकाते हुए अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। पीहू के काले रंग की वजह से उसके टीचर भी उससे अलग अलग रहते थे। थोड़ी देर बाद क्लास में टीचर आते हैं तो वो पीहू को देखकर कहते हैं, पीहू, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठा करो, हमेशा मेरी नजरों के सामने बैठ जाती हो। लेकिन टीचर जी, आप हमेशा मुझे पीछे बैठने को क्यों कहते हो? मैं भी तो और बच्चों की तरह अपनी क्लास में होशियार हूँ, फिर भी आप मुझे हमेशा पीछे बैठने को कहते हैं। हाँ हाँ,
पता है तुम होशियार हो पढ़ने में, लेकिन जब मैं पढ़ाती हूँ तो तुम्हारा चेहरा देखकर मैं अपना पढ़ा हुआ खुद भूल जाती हूँ। इसीलिए तुम जाकर पीछे बैठा करो, या मेरी जब क्लास हुआ करे तो बाहर चली जाया करो। पीहू को अपनी टीचर की ये बात बहुत बुरी लगती है और वो अपना बैग उठाकर सबसे पीछे बैठ जाती है। टीचर सभी बच्चों को मन लगाकर पढ़ाती, लेकिन जब पीहू की बारी आती तो वो उसे न देखकर किसी और से सवाल जवाब करने लगती। पीहू रोज रोज इन चीजों से परेशान हो गई थी। वो घर जाकर अपने कमरे में बैठकर रोने लगती है। पता नहीं मुझ में ऐसी क्या बात है जो मेरी टीचर और मेरे दोस्त मुझसे बात नहीं करते। इतने में पीहू के पिता आ जाते हैं और वो अपनी बेटी को उदास बैठा देख उससे कहते हैं, अरे मेरी परी बेटी आज इतनी उदास क्यों बैठी है, क्या बात है बेटा? पापा, आप हमेशा झूठ बोलते हैं कि मैं परी जैसी हूँ, लेकिन मेरे क्लास के दोस्त मुझे काली काली कहकर चिढ़ाते हैं और मेरी टीचर भी मुझे क्लास में सबसे पीछे बैठाती है। पापा, अगर मैं परी होती तो मुझसे मेरे दोस्त नफरत क्यों करते? बेटा, असल में वो चिढ़ाते नहीं हैं, वो तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकते है ना, इसलिए तुम्हारे साथ बैठने में डर लगता है उनको, इसलिए उन्हें कोई तो बहाना चाहिए होता है कि तुमसे कैसे बचे, इसलिए वो तुम्हें चिढ़ाते हैं। मेरी बेटी एक परी है और हमेशा परी ही रहेगी। पीहू के पापा उसे दिलासा देते हैं और अपने काम पर चले जाते हैं। अगले दिन फिर पीहू भी रोज की तरह अपने स्कूल पहुंच जाती है। बच्चे रोज की तरह फिर उसे चिढ़ाते, लेकिन पीहू अपने पापा की बात याद करके अपने आप को संतोष देती। तभी उसकी क्लास में उसकी टीचर के साथ प्रिंसिपल और कुछ गेस्ट आए और क्लास में प्रिंसिपल ने कहा, देखो बच्चों, ये हमारे स्कूल में कल एक आर्ट प्रतियोगिता करने जा रहे हैं। जिस बच्चे की आर्ट सबसे अच्छी होगी उसे ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पुरस्कार देकर सम्मानित करेंगे और इसके साथ उस स्टूडेंट की पूरे साल की पढ़ाई का खर्चा खुद उठाएंगे। इसलिए जो भी स्टूडेंट इस प्रतियोगिता में अपना नाम देना चाहे वो अपनी टीचर को अपना नाम लिखा दे। ये कहकर वो चले जाते हैं। टीचर क्लास में कहती है, देखो महक, बंटी, काजल और पूजा, तुम लोगों का नाम मैंने पहले से लिख रखा है। तुम लोग आज से ही अपनी आर्ट पर ध्यान देना शुरू कर दो। मैं चाहती हूँ कि मेरी क्लास में आप लोगों में से कोई एक इस प्रतियोगिता को जीते और उसके साथ मेरा भी फोटो आए न्यूज में। पीहू भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती थी और वो अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए अपनी टीचर के पास आकर बोली, टीचर जी। क्या है, और ये हाथ क्यों रखा है चेहरे पर? अब क्या पहले से और ज्यादा काला हो गया है चेहरा जो हाथ रख रही हो? नहीं टीचर, आप मेरा चेहरा नहीं देखना चाहती और मैं आपसे इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अपना भी नाम देना चाहती हूँ, इसीलिए अपने चेहरे को तुम्हारा नाम तो सपने में न आई हूँ इस आर्ट प्रतियोगिता में, क्योंकि जिसकी फेस की आर्ट नेचुरली खराब हो वो क्या आर्ट को बनाएगी। और अगर कैसे भी तुम इस प्रतियोगिता को जीत भी गई तो तुम्हारे साथ फोटो खींचने में मुझे खुद शर्म आएगी, इसीलिए मैं तुम्हें इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने दूंगी। पीहू टीचर की बात सुनकर रोने लगती है। क्लास में सभी बच्चे टीचर की बात सुनकर हंसने लगते हैं। पीहू रोते हुए अपने घर चली जाती है और खाना खाकर सो जाती है। अगले दिन सुबह उसके पापा कहते हैं, अरे मेरी परी बेटी आज स्कूल नहीं जा रही है क्या? नहीं पापा, आज मेरा मन नहीं है जाने को, इसीलिए। अरे कोई बात नहीं बेटा, वैसे भी रोज आप स्कूल जाती हो, आज नहीं जाओगी तो कोई बात नहीं, मैं भी आज काम पर नहीं जाऊंगा और अपनी परी बेटी के साथ रहूंगा। पापा, मैं आराम करना चाहती हूँ, मेरे सर में दर्द है, इसीलिए। पीहू अपने पापा से दर्द का बहाना करके प्रतियोगिता में भाग न लेने का था। पीहू के पापा इस बात को समझ रहे थे। वो पीहू के साथ पढ़ने वाले दोस्त के घर जाकर पूछते हैं, अरे महक, आज पीहू स्कूल नहीं जा रही है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि वो स्कूल ना जाए, वो मुझसे कुछ छुपा रही है, तुम बताओ स्कूल में कोई बात हुई थी क्या? महक, जो पीहू की दोस्त थी, उन्हें सारी बात बताती है। पीहू के पापा स्कूल जाकर प्रिंसिपल से मिलते हैं और कहते हैं, साहब, मेरी बेटी भी आज होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती थी, लेकिन उसकी टीचर ऐसा नहीं चाहती। साहब, मेरी बेटी आर्ट में बहुत होशियार है, ये देखिए, ये उसने कितने अच्छे अच्छे चित्र बनाए हैं, फिर भी उसे इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने दिया जा रहा है।
उसके साथ ये भेदभाव क्यों हो रहा है, सिर्फ इसलिए कि वो एक काली लड़की है। प्रिंसिपल पीहू के द्वारा बनाए सारे आर्ट को देखते हैं और कहते हैं, देखिए सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इसी समय आपकी बेटी पीहू से मिलना चाहता हूँ। उसे मैं अभी बुलाता हूँ। लेकिन साहब, वो तो आज स्कूल नहीं आई है, क्योंकि सारे बच्चे प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं और जो इस प्रतियोगिता की असली हकदार है वो भाग नहीं ले रही। इस दुख के कारण वो घर पर ही है। प्रिंसिपल सर उनके साथ पीहू के घर आते हैं और पीहू को रोता देख कहते हैं, पीहू बेटा, इधर देखो। सर आप यहाँ? हाँ बेटा, आप चिंता ना करो, आप इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा जरूर लोगे और मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरा और हमारे स्कूल का नाम जरूर ऊंचा करोगी और अपने टीचर को अपनी विद्या का असली रूप भी दिखाओगी। प्रिंसिपल सर उसे घर में एक पेपर पर आर्ट बनाने को कहते हैं। पीहू भी एक सुंदर सी आर्ट बनाकर उन्हें दे देती है और वो उसे लेकर स्कूल आ जाते हैं। टीचर भी क्लास से बच्चों के आर्ट के पेपर लेकर प्रिंसिपल सर को दे देती है। प्रिंसिपल सर उन्हीं पेपर में पीहू की आर्ट भी रख देते हैं। अगले दिन जब आर्ट प्रतियोगिता के विनर का नाम घोषित होता है तो सारा स्कूल और टीचर हैरान रह जाते हैं। वो विनर पीहू थी। उसकी आर्ट पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप आती है और उसे पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सम्मानित किया जाता है। उसकी ये कामयाबी देखकर प्रिंसिपल टीचर से कहते हैं, चौंकिए मत, मैंने पीहू को इस प्रतियोगिता में भाग दिलाया था। अरे उसका रंग काला है, इसलिए आपने उसे इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने दिया और अपने पसंद के स्टूडेंट को आगे किया। लेकिन आज इसका काला रंग पूरे डिस्ट्रिक्ट में सूरज की तरह चमक रहा है। रंग काला होने से उसकी प्रतिभा काली नहीं होती। ये बात आप आज समझ गई होंगी। प्रिंसिपल की बातें सुनकर उसकी टीचर शर्मिंदा होकर पीहू और उसके पापा से कहती है, पीहू मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी क्लास में अलग व्यवहार किया, लेकिन आज तुमने ही हमारे स्कूल का नाम पूरे डिस्ट्रिक्ट में ऊंचा किया। इसके लिए हमें तुम पर नाज है। सच में तुम अपने पापा की एक परी हो और असल में स्वभाव में मुझसे भी सुंदर। सभी टीचर उसकी खूब तारीफ करते हैं और उसके पिता का भी सम्मान करते हैं।